हेलो बच्चों, फिर से चर्चा करने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भील जनजाति चल रही है और आज उसकी अंतिम वीडियो मैं आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। इन तीसरे वीडियो में मैंने लगभग भील जनजाति को ठीक से आप लोगों को बता दिया है। आप लोग इसको ठीक से पढ़ लें। अब भीलों की पिछले में हमने क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की उनकी घर होते हैं, इन सब के बारे में बात किया था। अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक व्यवस्था के अंदर। तो भीलों की जो सामाजिक व्यवस्था होती है बहुत संगठित होती है। इनकी पूजा विधि विवाह विधियाँ जीवन क्रम विशेष पद्धति होती है। वृद्धों का ये लोग आदर करते हैं। सभी निर्णय बुजुर्गों के अनुसार लिए जाते हैं। घर में जो मुखिया है वो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ही होता है। सम्मिलित परिवार होते हैं। शादी के बाद जो लड़का है वो अलग रहते हुए भी अपने परिवार के निकट रहना ही पड़ता है। ये इनकी सामाजिक व्यवस्था है। और सभी सामाजिक कार्यों में अपने पिता की, जब तक पिता जीवित हैं तब तक पिताजी के जीवन काल में उन्हीं के संरक्षण में सारे कार्य वो करता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि भीलों में कठोर पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है। पिता ही संपत्ति संबंधी सारे अधिकार रखता है। स्त्रियों को बहुत कम या कोई अधिकार प्राप्त ही नहीं होते हैं। घर की व्यवस्था, खेती के कार्य, इन सब में तो उनका पूरा योगदान लिया जाता है, लेकिन संपत्ति संबंधी कोई भी अधिकार उनको नहीं दिए जाते। और ये अधिकांशतः महिलाओं के साथ तो प्रत्येक क्षेत्र में होता है। पर अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं बदल रही हैं और अब महिलाओं को भी संपत्ति में भी बराबर का अधिकार दिया जाना लगा है। तो भीलों के जो गांव होते हैं वो एक ही वंश की शाखा के होते हैं। जैसे जो भी है एक ही वंश, एक ही दादा परदादा पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक एक गांव बसा के जाते हैं। और जो इनके मुखिया होते हैं उनको तदवी और बंसाओ कहा जाता है। और प्रत्येक गांव का अलग पंडित होता है, अलग पुजारी होता है, कोतवाल, चरवाहा, ढोल बजाने वाले, ये सब अलग अलग होते हैं। भील जाति जो है वो छोटे छोटे समूहों में विभक्त है। इनको जैसे अटक, उदाख, गोत्र या कुल कहते हैं। ये जो समूह होते हैं इनका नाम दिया जाता है अटक, उदाख, गोत्र या कुल। एक अटक के जो सदस्य हैं वो अपने को एक ही पुरखे का वंशज मानते हैं, यानी एक ही उससे अपनी संतति मानते हैं। तो इसलिए एक अटक के सदस्य एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते, अंतर्विवाह नहीं होते। और ये लोग बहिर्विवाही होते हैं, यानी अपने क्षेत्र से दूसरे स्थान पर जाकर शादी करने को ये सही मानते हैं। प्रत्येक अटक किसी वृक्ष, पक्षी, स्थान या पूर्वज के नाम से जाना जाता है। उस एरिया को, मतलब आप किसी भी, या तो कोई वृक्ष हो या कोई पक्षी के आधार पर, या जैसे स्थान उनके या पूर्वजों के नाम पर भी बहुत सारे एरियाज़ को जाना जाता है। एक अटक गोत्र के व्यक्ति दूसरे गोत्र में ही विवाह कर सकते हैं। मतलब अटक को आप एक तरह से गोत्र भी मान सकते हो। अब भी लोग एक विवाह में इस विश्वास करते हैं। सामान्यतः विवाह जो होता है वो पिता द्वारा वर वधू पक्ष के साथ बातचीत के उपरांत तय कर लिया जाता है। और प्रस्ताव जो होता है वो लड़के के पिता को लड़की के पिता के घर जाकर करना होता है। और इनमें कन्या को खरीदने जैसी रिवाज भी हैं, तो इन्हें कन्या का मूल्य देना होता है। गंधर्व विवाह होते हैं, अपहरण विवाह होते हैं, अदले बदली का विवाह भी होता है, विधवा विवाह भी होते हैं। इस तरह की कई विवाह इनमें प्रचलित हैं।
हाँ सॉरी बच्चों, ये अटक गया था, दोबारा से मैं शुरू कर रही हूँ। इन लोगों में जो विवाह होते हैं वो निकटवर्तीय संबंधियों में वर्जित होते हैं। विधवा विवाह अपने पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती हैं। इसी प्रकार व्यक्ति अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत अपनी छोटी साली से विवाह कर सकता है। तलाक भी प्रचलित हैं, यद्यपि पति पत्नियों का परित्याग नहीं करते, किंतु पत्नियां जो होती हैं वो पति का परित्याग कर सकती हैं। परित्याग के बाद जो बच्चे होते हैं वो पिता की संपत्ति होते हैं और नई पति को स्त्री के जो पूर्व पति होता है उसको कन्या का मूल्य चुकाना होता है। धर्म आदि यदि भी लोगों का धर्म में अधिकांशतः हिंदू धर्म से ही प्रभावित है और इनकी जितनी भी मान्यताएं हैं वो ज़्यादातर हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ही है। जैसे हिंदू देवी देवताओं को ही मानते हैं, महादेव, राम, कालका, दुर्गा, हनुमान, गणेश, शीतला माता इत्यादि की ये पूजा करते हैं। जादू टोने में काफ़ी विश्वास रखते हैं और इनकी बीमारियों और कष्ट निवारण के लिए झाड़ फूंक पर विश्वास रखते हैं कि झाड़ फूंक से इनकी बीमारी दूर हो जाएगी। मरने के बाद जो जीवन में विश्वास रखते हैं, अर्थात मृत्यु के बाद ये मानते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो फिर से वापस आता है या उसकी आत्मा हमारे साथ रहती है, अच्छी और बुरी होती है। जैसे कि ये लोग मानते हैं कि जो लोग अकाल मृत्यु से मरते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट से डेथ हुई या कोई जवानी में किसी बीमारी से मर गया, उनको ये कहते हैं कि वो आत्माएं दुष्ट और पतित हो जाती हैं। और जो अच्छी उम्र लेकर पूरा परिवार देखकर और बुज़ुर्ग होकर 70-80 साल की उम्र में के बाद जिनकी डेथ होती है, उनको ये मानते हैं कि वो जो आत्माएं होती हैं वो अच्छी आत्माएं होती हैं और इनमें जो पतित आत्माएं होती हैं उनको संतुष्ट करने के लिए समय समय पर ये लोग पशुओं की बलिदान देते हैं। प्राकृतिक आत्माओं, झरना, वृक्ष, नदी, इन की आत्माओं में भी ये लोग विश्वास करते हैं। प्रकृति प्रेमी हैं, इसलिए प्रकृति के हर रूप में ये आत्मा को देखते हैं, चाहे वो वृक्ष हो, नदी हो। भूत प्रेत तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते हैं, क्योंकि शिक्षा का प्रसार ज़्यादा नहीं है तो अंधविश्वास जैसी चीज़ें ज़्यादा हावी हैं, इसीलिए भूत प्रेत तंत्र मंत्र इस तरह का इनमें चलता है। और भूत प्रेत मिटाने के लिए, भगाने के लिए कुछ जो वहाँ के पुजारी होते हैं वो लोग पूजा और बलिदान करवाते हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ भी हिंदुओं में अधिकांशतः जिस तरह से मृत्यु के पश्चात जलाने की परंपरा है, तो इन लोगों में भी ये लोग मृत्यु के पश्चात जलाते हैं और हिंदुओं की भांति ही जो कर्म कांड होते हैं उनको करते हैं। होली, दिवाली, दशहरा इस तरह के त्यौहार को मनाते हैं आनंद पूर्वक, शराब पीते हैं, नाच गाकर प्रसन्नता प्रकट करते हैं और इनका ये जो आनंद है वो काफ़ी दिनों तक चलता है। भील लोग जो हैं स्वभाव से निडर, ईमानदार, अतिथि सत्कार करने वाले, अपने वचन के पक्के और सीधे साधे होते हैं, किंतु वर्तमान में इनका जो संपर्क है वो नगरीय क्षेत्रों से हो चुका है और अब ये भी चतुर और चालाक बन गए हैं। इनमें भी शिक्षा का प्रसार हो रहा है और आधुनिक वेशभूषा ये लोग पहनने लगे हैं। ये भी अब सभ्यता के साथ साथ, विकास के साथ साथ सभ्य होते चले जा रहे हैं। इसको हम एक सकारात्मक परिवर्तन की तरफ देख सकते हैं कि भील लोग जो आदिवासी रूप में रह रहे थे, जो बहुत ही गरीबी और दुखी जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे उनका सभ्य समाज से और तकनीक से, शिक्षा से संपर्क हुआ है,
वैसे वैसे उनमें एक जागरूकता बढ़ रही है और अब बहुत सारे भी लोग जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। उनमें जागृति आने के कारण, शिक्षा का प्रसार के कारण उन्हें समझ आया है कि शिक्षा से वो इस समय आधुनिक समाज से जुड़कर अपने आप का जीवन जो है वो ज़्यादा बेहतर जी सकते हैं। अब ये भील जनजाति का टॉपिक समाप्त हो गया है। आप लोग इसे पढ़ लें। इसमें आपके भारतीय जनजातियों में गोंड, नागा, भील, संथाल इस तरह की जातियां हैं। मैं आपको 2 करवा चुकी हूँ। आगे नेक्स्ट मैं संथाल प्रजाति के बारे में बताऊंगी और फिर मैं नागा प्रजाति के बारे में बताऊंगी। तो आप लोग इसे पढ़ें। मैंने नोट्स भी डाल दिए हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे और ये वीडियो भी डाल दिया है। आप लोग देख लें और कुछ समझ ना आए तो आप लोग मुझसे बेझिझक बात कर सकते हैं। धन्यवाद।